नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। देश की 57 राज्यसभा सीटें जो रिक्त हुई हैं उन पर 10 जून को चुनाव है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से गोटियां बिछा रहे हैं और ये कोशिश है कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारे दल, चाहे क्षेत्रीय दल हो या फिर पार्टी विद डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी हो, सब क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कांग्रेस ऐसी इकलौती पार्टी है, उसकी जो राज्यसभा की लिस्ट आई है उसको देखने से लगता है कि वो उन्हीं नेताओं को ढोना चाहती है जिनकी वजह से वो दागदार है, जो पार्टी के पतन के जिम्मेदार हैं, जो कम से कम एक भी इनमें युवा नहीं है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी कोई सोच नहीं उसके नज़र आती है। कहीं कोई इस जो राज्यसभा का रण है इसके जरिए कोई संदेश, कोई रोड मैप 2024 का पार्टी ने देने की कोशिश नहीं की, या यूं कहा जाए कि केवल हाई कमान के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले, तो कैसा सैंडविच खाते हैं, कौन सा कोक पीते हैं, इसकी फिक्र करने वाले, उन्हें कौन सी फिल्म पसंद है, इसकी चिंता करने वालों को राज्यसभा में तरजीह दी गई है। मंथन में आज बात राज्यसभा के रण की। राज्यसभा रण की बात, और जिस पर हमें, जो हमारा आज मंथन का मुख्य फोकस है, साथ ही एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो महज 28 साल की उम्र में दुनिया में इतना चर्चित हो गया कि वो अपना मूल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू की बजाय सिद्धू मूसेवाला हो गया। दुनिया इतनी कम उम्र में इस कलाकार को जान गई थी। दुखद कि इस कलाकार की कल पंजाब के मानसा में हत्या कर दी गई और इस हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। साथ ही बात करेंगे हम अपने पेशे के भी, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं और बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, उस पेशे में भी कितनी गिरावट आ गई है, क्या स्थिति हो गई है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले राज्यसभा का रण पे बात करेंगे। 10 जून को, जैसा मैंने बताया, कि 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 16 उम्मीदवारों की सूची दे दी है। 16 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। 2 उम्मीदवार उसके अभी हाल में और आने हैं, और इसी तरीके से तमाम जगह वो अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। 10 नामों की घोषणा अभी कांग्रेस ने कर दी है, उनके नाम कल ही शाम को आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश से अपने 3 नामों की घोषणा कर दी है। और कुल मिलाकर अगर क्षेत्रीय पार्टी, चाहे बिहार की आरजेडी हो, चाहे झारखंड की जेएमएम हो, या नीतीश कुमार के जेडीयू हो, मतलब सब क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल, उन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और कमोवेश अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों ने राज्यों के नेताओं को भरपूर तरजीह दी है। कांग्रेस की लिस्ट जो आई है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत लगातार पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनको पार्टी राज्यसभा भेज रही है राजस्थान से। इसी तरीके से राजीव शुक्ला गांधी परिवार के काफ़ी निकट हैं, करीब हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा काम तो मुझे लगता नहीं राजीव शुक्ला का पार्टी में। खैर, ये पार्टी नेतृत्व का मसला है। उन्हें छत्तीसगढ़ से भेजा जा रहा है। एक नाम इस पूरी 10 की लिस्ट में, अगर एक नाम ऐसा है जिससे मैं राजनीतिक रूप से बहुत सहमत हो सकता हूं, वो है रंजीत रंजन का। रंजीत रंजन बिहार के नेता हैं और वहाँ के पुराने नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव,
जो एक अपनी पार्टी बनाकर लगातार काम कर रहे थे, पप्पू यादव की पत्नी हैं और पहले भी कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा के बजाय लोकसभा जा चुकी हैं। राज्यसभा कांग्रेस अच्छा पक्ष रखती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, दमदार नेता कही जाती हैं रंजीत रंजन। और लोकसभा सदस्य जब वो थी तो लोकसभा में भी कांग्रेस को बहुत मजबूती से डिफेंड करती रही हैं और विपक्ष के दांत खट्टे करती रही हैं। रंजीत रंजन का चयन, एकमात्र चयन एक महिला को लेकर मैं इससे सहमत हो सकता हूं। बाकी आप अजय माकन, कभी इधर कभी उधर, यहाँ के प्रभारी वहाँ के प्रभारी, दिल्ली के अध्यक्ष बने, मटियामेट, परफॉर्मेंस नहीं है इन नेताओं का, परफॉर्मेंस नहीं है। जयराम रमेश को कहा जाता है कि भाई ये राहुल गांधी का जो बातचीत करने का तौर तरीका है, ये यूं कहें कि राहुल गांधी की ग्रूमिंग में इनका बड़ा योगदान है, इसलिए ये राज्यसभा जा रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि राहुल गांधी जो ऐसे बाहें चढ़ाकर बात किया करते थे ना, इससे खराब संदेश दर्शकों में जाता था। तो इसलिए जयराम रमेश ने कहा कि भाई अब बाहें चढ़ा के मत काम करिए, और अब राहुल गांधी बाहें चढ़ाते नहीं नजर आते हैं, इसलिए जयराम रमेश राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। इसी तरह विवेक तनखा मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के नेता कतई नहीं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, देश के बड़े वकील हैं, अभी भी राज्यसभा में ये थे, इस बार भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र से जो राज्यसभा के सदस्य जा रहे हैं, 3 कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 राज्यसभा सदस्य जा रहे हैं, उनमें एक भी सदस्य महाराष्ट्र का नहीं है। इनमें प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुकुल वासनिक भी राजस्थान से भेजे जा रहे हैं, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये दोनों महाराष्ट्र से जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से राजस्थान से प्रमोद तिवारी जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, राजस्थान से प्रमोद तिवारी जा रहे हैं, पी चिदम्बरम जा रहे हैं और मुकुल वासनिक जा रहे हैं। अब पी चिदम्बरम का होगा योगदान बहुत बड़ा, वो गृह मंत्री रहे हैं, वो वित्त मंत्री रहे हैं, होगा बहुत बड़ा योगदान, लेकिन पिछले 5 साल से तो उनको हम देख रहे हैं, उनका बेटा कांग्रेस का सांसद है, हम पिछले 5 साल से तो उनको हम देख रहे हैं कि वो केवल 5 साल खुद को सीबीआई से बचाने में लग गए उनके, वो केवल सीबीआई से बचे फिर रहे हैं। पार्टी के काम कब करते हैं वो? उनको तो मैंने कहीं भी पार्टी के फोरम पर पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन संघर्ष में कहीं नहीं देखा। हो सकता कोई ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन हो, वो कोई राज्यसभा में कोई बहुत अच्छी बातें रख देते हो, लेकिन अब ये नहीं लगता कि भाई जिस राज्य से वो आते हैं वहाँ भी कांग्रेस के लिए बहुत, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली हों। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो बड़ी ही गंभीर हैं। और हम आज इस राज्यसभा के रण में बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत इसमें ऐसा नहीं कि बहुत खबरीला विषय था जो हम इसको लेकर आए थे, लेकिन जब से कल कांग्रेस की सूची आई है, इस सूची को देखते ही मुझे भी करंट लगा जैसे, क्योंकि करंट इसलिए लगा कि विपक्ष, एक पत्रकार होने के नाते हम चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत रहे। जब अच्छा विपक्ष होगा तो सत्ता पक्ष भी सीधी रास्ते पे चलेगा। और ये सूची देखकर लगता है कि ये सब लोलुप लोग हैं, ज्यादातर इसमें लोलुपता वाले लोग हैं। गुलाम नबी आजाद और तमाम वो लोग, आनंद शर्मा जैसे लोगों को किनारे कर दिया गया है। विवेक तनखा भी G23 में रहे हैं, मुकुल वासनिक भी G23 में रहे हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने सब पैचअप कर लिया। लेकिन गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे लोग अभी भी अपने मुद्दों पर अड़े हैं, और कपिल सिब्बल अपने मुद्दों पर अड़े चले गए। ये सारी लिस्ट है। तो ये जो कांग्रेस की लिस्ट है, इसमें कहीं भी एक भी नाम ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें क्षेत्रीय संतुलन साधा गया हो। और जिन राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, एक भी नाम, सबसे ताजुब की बात है, मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूं भाई, प्रमोद तिवारी का क्या योगदान? अगर वो 8-9 बार 10 बार अपने रामपुर खास प्रतापगढ़ से वो जीत गए, इसके अलावा तो उनका कोई योगदान है नहीं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में। और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उत्तर प्रदेश का ये कहता है कि जब से प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्षी सीएलपी लीडर संभाला, जिस वक्त इनको सीएलपी लीडर बनाया गया था, अच्छी खासी तादाद कांग्रेस के विधायकों की रही, और आज 2 बचे हैं, 2।
प्रमोद तिवारी के विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि वो मुलायम सिंह, मायावती और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस के पूरी सीएलपी जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, पूरे लेजिस्लेचर को एक तरीके से उन्होंने इन सरकारों के हाथ में दे रखा था और उसकी एवज में उपकृत होते रहे। ये आरोप कांग्रेस के अपने ही लोग प्रमोद तिवारी पर लगाते हैं। और ये इस बार कहा जा रहा था कि नहीं, प्रमोद तिवारी का मामला इस बार बनने वाला नहीं। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से चले गए थे, इस बार ऐसा लग रहा था कि प्रमोद तिवारी का काम नहीं बनेगा, लेकिन ये ऊंचे लोग हैं, मामला बना लेते हैं कुल मिलाकर। अब अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आप देख लें, अगर इनकी तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की आप लिस्ट देख लें, पूरा पूर्व अध्यक्ष 3 बार के 2 बार के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लंबे वनवास के बाद एक मौका पार्टी ने दिया। लंबा वनवास उन्होंने किया और चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की पहल पर उन्हें उत्तर प्रदेश की ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने बखूबी काम किया और वाजपेयी के लिए हम इनाम तो नहीं कहेंगे, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला है, क्योंकि वाजपेयी जैसे कार्यकर्ता पार्टी को मिलते हैं तो पार्टी को उसकी खुशनसीबी कही जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में जो उत्तर प्रदेश की है उसमें आप बिल्कुल इस लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल आरएमडी जिनको कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने सीट खाली की। आरएमडी क्षेत्रीय संतुलन है, गोरखपुर का संतुलन है। वाजपेयी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरी नज़र में और शायद पार्टी के तमाम लोगों की नज़र में भी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है वाजपेयी, उनको लाया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरा क्षेत्रीय संतुलन यहाँ साधा गया है। दर्शना सिंह महिला मोर्चे की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्षत्रिय और महिला ये कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से संगीता यादव के बारे में बता दें कि वो जिला स्तर पर काम करती रही और शायद संगीता यादव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राज्यसभा जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही। संगीता यादव इनका मायका यादव में है और इन्होंने शादी मौर्य परिवार में की है। तो दो भारतीय जनता पार्टी ने दो समीकरण साध दिए यहाँ, महिला, यादव और मौर्य। जबरदस्त कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति में भारतीय जनता पार्टी ने तलाशा है। 10 बाबूराम निषाद बिरादरी से आते हैं। सुरेंद्र सिंह नागर गुर्जर बिरादरी से आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोई भी हवाई या बाहर से या स्काई लैब वाला, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा विधान परिषद उन्हीं लोगों को भेजती है जो राज्य के राजनीतिक समीकरणों को सूट करते हैं और जो राज्य के राजनीतिक समीकरण के तहत आते हैं। ऐसे लोगों को ये लोग जोड़ते हैं। इसी तरीके से आप पूरा भारतीय जनता पार्टी का अगर टोटल देखिए तो एक नाम मैं देख रहा हूं, राजस्थान से घनश्याम तिवारी नहीं, तिवाड़ी लिखते हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तिवाड़ी ने अपनी पार्टी बना ली थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में विलय किया। वसुंधरा राजे के विरोधी कहे जाते हैं, उनको इसका इनाम मिल गया है। पीयूष गोयल एकमात्र नेता हैं जो केंद्रीय नेता आप कहे जाएंगे, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र से वो राज्यसभा जा रहे हैं। इस पूरी लिस्ट में निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल ये 2 केंद्रीय नेता हैं। निर्मला सीतारमन भी अपने राज्य कर्नाटक से ही जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संयोजन है राज्यसभा का वो जबरदस्त है, जबरदस्त सीट है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने घोषणाएं की और जबरदस्त तरीके से क्षेत्रीय संतुलन साधा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बारे में बात करते हैं। अखिलेश यादव ने त्याग किया है क्योंकि एक नियम है कि 5 से कम सदस्य अगर राज्यसभा में हैं तो आपको पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। अखिलेश चाहते तो 3 पहले से उनके 2 राज्यसभा सदस्य हैं और 3 ये अपनी पार्टी से भेजकर वो पार्टी का दर्जा उनका राज्यसभा में मिल जाता है उनको। लेकिन उन्होंने कपिल सिब्बल को निर्दलीय भेजा, उनका नामांकन हो चुका है। उसके तमाम राजनीतिक और कानूनी महत्व हैं कपिल सिब्बल के राज्यसभा भेजे जाने के पीछे, और समाजवादी पार्टी वो उनको बखूबी समझती है।
और एक माफ कीजिएगा बड़ा चेहरा तो है ही, और जाहिर सी बात है जब सपा के समर्थन से जाएंगे तो बोलेंगे तो है ही उसी के इर्द गिर्द आसपास। जावेद अली एकमात्र आदमी हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जा रहे हैं, अपने साझीदार जयंत चौधरी को भी उनकी मर्जी के अनुरूप उनकी पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा भेजा जा रहा, जबकि जयंत के अंदर बिल्कुल उनके उनके जो पार्टी के संख्या सदस्य है वो कतई उससे जा नहीं सकते। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के लिए, गठबंधन को मजबूत करने के लिए अगर इस मामले में कहा जाए तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल पॉलिटिकल निर्णय लिए हैं। आज जयंत चौधरी ने नामांकन कर दिया, और नामांकन से पूर्व जब अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा तो उनका जरा जवाब सुनिए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आज आपने नामांकन किया है, क्या कुछ कहना है? एक अच्छा अवसर है मेरे लिए राज्यसभा जाकर कि यूपी के विषयों को लेकर हम लोग चलना चाहते हैं, और गठबंधन ने एक बड़ा अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ा आशीर्वाद किया, और अखिलेश जी ने बड़ा निर्णय लिया। बीजेपी भी 8 सीटों पर राज्यसभा भेज रही है अपने जो कैंडिडेट है, और कहीं ना कहीं 2024 का भी चुनाव देखा जा रहा है कि साथ साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, गठबंधन हमारा मजबूत हुआ है। इस चुनाव में भी अच्छे नतीजे आए हैं कि हमारा मनोबल कार्यकर्ताओं का ऊंचा रहा। भले ही हम लोग जो आंकड़ा पार करना चाहते थे लखनऊ में, वो आंकड़ा नहीं बना पाए, लेकिन हमारे विधायक जीत के आए हैं, बहुत कम मार्जिन से हम सीटें आ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार सक्रिय रहें और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए असल मुद्दों को लेकर चलें। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार दूसरे मुद्दों पर बात करती है, लेकिन उन्हें करने दो, हमें उनके पिच पे नहीं खेलना, हम अपने पिच पे खेलें। बिल्कुल, हमारे साथ जयंत चौधरी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से इनका कहना था कि हम 2024 की भी तैयारी कर चुके हैं और सपा के साथ गठबंधन हमारा है, और हम 2024 भी साथ में मिलकर लड़ेंगे। लखनऊ से सफी अहमद की न्यूज़ इंडिया। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम अपनी पिच पर खेलेंगे। बात बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं कि यार ये जो विपक्ष है ना, बार बार बीजेपी की पिच पर जाके खेलता है। वो करें ना ना ना, पूरे चुनाव में विधानसभा हम अपनी पिच पर खेले, सत्ता पक्ष जो इस मौजूदा है उसको भी अपनी पिच पर लेकर आए, वो आगे भी हम अपनी पिच पर खेलेंगे। उनकी बातों में हम आने वाले नहीं कि उनकी पिच पर जाके हम खेलें। जयंत चौधरी का राज्यसभा में जाना अपने आप में एक राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव का बहुत परिपक्व निर्णय कहा जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण जो कांग्रेस पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो दो बातें हमारे जहन से निकल गई थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कांग्रेस के बहुत प्रखर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शायद उनके जो तपस्या है उसमें कमी रह गई थी। वो पवन खेड़ा भी इसके उम्मीदवार थे। इसी तरीके से अभिनेत्री, दक्षिण की जानी मानी अभिनेत्री और मुंबई में भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है नगमा। 2003 से नगमा कांग्रेस में है, 2003 से 18 साल से अधिक का समय नगमा को कांग्रेस में हो गया। नगमा ने एक ट्वीट करके एक सवाल उठाया कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी में क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए थे जो उनको भेज दिया गया। महाराष्ट्र के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर बगावत है। राज्यों के नेता बहुत असंतुष्ट हैं। राजस्थान से आपने ला के 3 लाद दिए जो खुद युवाओं के कंधों पर लद के जा रहे हैं लोग। हर राज्य में कांग्रेस ने उन चौकड़ी को लाद दिया है जो 10 जनपद के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, जो डाइट कोक का ख्याल रखती है, जो सैंडविच का ख्याल रखती है। शाहरुख खान की कौन पिक्चर आई, ये पिक्चर कब देखनी है, इसका ख्याल रखने वाली चौकड़ी तिकड़ी, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विश्वास पात्र। उदयपुर चिंतन शिविर में तो भाई इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि कांग्रेस नई कांग्रेस है। इसमें कौन सा युवा है? रंजीत रंजन का एक नाम आप छोड़ दें तो कौन सा ऐसा युवा डायनेमिक व्यक्ति है जो राज्यसभा में जाके पार्टी का पक्ष रखेगा? वही लोग हैं जिनको सीबीआई दौड़ाए पड़ी, वही लोग हैं जो बैलेंस की राजनीति करते हैं, संतुलन की। कांग्रेस में है लेकिन भाजपा से भी सेटिंग ठीक रखते हैं, दूसरे दलों से भी सेटिंग ठीक रखते हैं। ऐसे लोग राज्यसभा में जा रहे हैं कांग्रेस में। खैर, पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन इस तरीके से जो रोड मैप कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है इस राज्यसभा के चुनाव में,
मुझे नहीं लगता कि 2024 में कांग्रेस नरेंद्र मोदी से लड़ पाएगी या नरेंद्र मोदी की ताकत को चुनौती दे पाएगी। मुझे बिल्कुल इस पर अब तो ये बिल्कुल यकीन खत्म ही होने लगा है कि बिल्कुल नहीं है यकीन इस बात का। और भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रोफेशनल तरीके से वो चुनाव लड़ती है। इवन अखिलेश यादव, और यही नहीं, जेएमएम ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। हेमंत सोरेन दिल्ली आए, पिछली बार कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा था, हेमंत सोरेन दिल्ली आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका उम्मीदवार भेजूंगा, और आज उन्होंने मोइत्रा माझी, जो जानी मानी उपन्यासकार हैं, रंगकर्मी हैं दुनिया के, देश के, मोइत्रा माझी को जेएमएम ने अपने टिकट पर राज्यसभा का ऐलान कर दिया। कांग्रेस वहां भी रह गई। ऐसा लग रहा था कि वहां से पवन खेड़ा का नाम आ जाएगा, लेकिन अब वो भी उम्मीद नहीं बची। तो जेएमएम से भी रिश्ते टूटने जा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट राघवेंद्र सिंह राजू जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी और बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, राज्यसभा कांग्रेस की लिस्ट देखकर मुझे तो लगा कि भाई वही पुरानी आदत है कि युवाओं के कंधों पर चढ़ के ये जो परिक्रमा करने वाले सैंडविच वाले नेता, सैंडविच और कोक की फिक्र करने वाले नेता फिर राज्यसभा जा रहे हैं। खैर, मेरे खाते से तो कुछ जाना नहीं है, फायदा नुकसान कांग्रेस का है, लेकिन इस तरीके का रोड मैप जो ये लिस्ट है, इसमें कहीं ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि जो राज्यों के नेता आने चाहिए, जो स्थानीय समीकरण साधे जाने चाहिए, उसकी जगह सीधे सीधे केंद्र से स्काई लैब नेता खुदा दिए गए। और वही चेहरे जो कोई सीबीआई से बचकर 5 साल भाग रहा है, कोई सेटिंग गिटिंग में लगा है कि भाई हमें किसी संस्था में सेट कर दिया जाए, कोई कांग्रेस में है भाजपा से सेटिंग करे हुए है, इस तरह के नेता राज्यसभा जा रहे हैं। एक रंजीत रंजन का नाम अगर आप छोड़ दें। आलोक जी, देखिए, दो चीजें हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस ने जिस तरीके से राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची तय की, उसमें साफ लग रहा है कि वो तौर तरीके सीखने के लिए तैयार नहीं। भले ही उदयपुर का फिर हो जाए या फिर वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना इंटरैक्ट कर। आलोक जी से लग रहा संपर्क बन नहीं पा रहा है। हम सहयोगियों से कहेंगे कि आलोक जी से निर्बाध संपर्क जोड़ा जाए। बिलाल साहब, आलोक जी की बात को आप अगर आगे बढ़ाएं, मेरा सवाल यही है कि भाई इसमें एक भी वो व्यक्ति नहीं है जो उस राज्य से ताल्लुक रखता हो या कोई सामाजिक समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो, ये इस लिस्ट में नहीं दिख रहा। और मुझे चर्चा इसकी करने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि भाई 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, उदयपुर चिंतन में युवा कर रहे हैं, तो युवा ना युवा है ना वो नेता हैं जो जमीन पर दिखते हैं। ये इसमें वो नेता ज्यादातर दिख रहे हैं जो परिक्रमा करते हैं, जो डाइट कोक की फिक्र करते हैं। इसमें राहुल और प्रियंका की चली है। उत्तर प्रदेश से 3 नेता दूसरे राज्यों में जाके कूद गए, उन नेताओं का उत्तर प्रदेश में वजूद ही नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे कवि हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं। प्रमोद तिवारी को कहा जाता है कि उन्होंने गिरवी रख दी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा और भाजपा को, वो राज्यसभा जा रहे हैं। राजीव शुक्ला जी के बारे में सब जानते हैं, हमारी आपकी बिरादरी से हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन वो जन नेता तो बिल्कुल नहीं। अब मेरी आवाज आ रही? देखिए दुर्गेंद्र जी, आज आपने हमारे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं। आपने वो सभी पॉइंट्स रख दिए हैं जिसकी भूमिका हम लोग आपके साथ बांधते। दरअसल कांग्रेस ने जिन लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और जो लोग उनके पैनल पर हैं, दरअसल इसको सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि जो लोग ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं उनको और कंफर्ट जोन में भेजने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, या ये कहिए कि उनका राज्यसभा में भेजकर उनका रेड कारपेट वेलकम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है
कि कांग्रेस इस राज्यसभा के माध्यम से जो अपनी खामियां थी, जो अपनी कमजोरियां थी, उसको बहुत हद तक दुरुस्त करने का काम कर सकती थी। क्षेत्रीय समीकरणों साथ दे सकती थी, राज्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती थी और उन नेताओं को चुन सकती थी जिनका समाज में असर है या जिसका समाज में प्रभाव है, या वो लोग जिनके पीछे समाज है। लेकिन इस 10 लोगों की लिस्ट में एक नाम ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि कांग्रेस ने कोई राजनीतिक समझबूझ से कोई फैसला लिया है। आपने थोड़ी देर पहले अभी जिक्र किया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के नेताओं को, किसी को राजस्थान से और किसी को महाराष्ट्र से लाने की कोशिश की है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान की यूनिट में भी इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो जमीनी नेता हैं, जो हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है, उसे दूसरे राज्य को सौंपना ठीक नहीं है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी पर पवन खेड़ा ने क्वेश्चन मार्क लगाया, नगमा ने क्वेश्चन मार्क लगाया, और इमरान प्रतापगढ़ी का ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोफाइल नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सकता था कि उनके लिए राज्यसभा बहुत जरूरी थी। कांग्रेस के पास अगर अल्पसंख्यक कोटे से किसी को भेजना ही था तो राशिद अलवी मौजूद थे, डॉक्टर शकील जो पूर्व इस गृह राज्य मंत्री बिहार से वो मौजूद थे, मीम अफजल जैसे नेता मौजूद थे, सलमान खुर्शीद जैसे नेता मौजूद थे, जो वास्तव में कांग्रेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिनका कोई प्रोफाइल था। या फिर कांग्रेस ऐसा नेता चुन सकती थी जो जिसका जन सरोकार से कोई संबंध रहा हो। अब रहा प्रमोद तिवारी का। प्रमोद तिवारी पर मेरे को अच्छी तरह याद है कि एक समय में रीता बहुगुणा ओपनली जब प्रदेश अध्यक्ष थी, वो ये सीधे सीधे आरोप लगाती थी कि इन्होंने पार्टी को समाजवादी के यहाँ गिरवी रख दिया। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रमोद तिवारी उन लोगों में से थे कांग्रेस के जो आप पार्टी के संजय सिंह को मुलायम सिंह के यहाँ ले जाते हैं और गठबंधन की बात दूसरे पार्टी के नेता की करवाते हैं। तो ये सारी समस्याएं कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। अब जयराम रमेश को लें, अब जयराम रमेश पॉलिसी मेकर कहे जाते हैं, लेकिन कभी भी उनका कोई जन सरोकार नहीं रहा, जमीनी नेता नहीं रहे। वो एक लॉबी की पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आप इन लोगों के अंदर एरोगेंस इतना है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कभी इनसे अपॉइंटमेंट मांगे या बात करें तो आपको एक दुख महसूस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब रंजीता का आपने नाम लिया, वो बिहार से महिला कांग्रेस के का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वो लोकसभा में रह चुकी हैं। पप्पू यादव की एक भूमिका है, उनका बिहार में एक अपना एक प्रभाव रहा है। तो कुछ और इस तरह से कांग्रेस को जिस तरह से अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने की जरूरत थी, जिस तरह से क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की जरूरत थी, जिस तरह से जातीय समीकरणों को बनाने की जरूरत थी, कांग्रेस उसमें चूक गई है। और सीधा सीधा ये कहा जाए कि चिंतन शिविर में जो कमिटमेंट लिए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो चिंतन किया गया था, वो सब हवा में उड़ गया। ठीक बात है बिलाल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक ब्रेक के लिए इशारा हो रहा है, ब्रेक पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आलोक भदौरिया जी के पास जाएंगे, क्योंकि भदौरिया जी से संपर्क टूट गया था। हमारे सहयोगियों ने अब संपर्क साध लिया है, भदौरिया जी मौजूद हैं। उनकी दृष्टि देखेंगे कि भाई 24 के लिए क्या इस तरीके की रणनीति से कांग्रेस क्या मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है,
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकिन इससे पहले दिल्ली चलते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। यह उनका उत्पीड़न है और यह भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को फिर से एक बार उजागर करता है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण यह गिरफ्तारी की गई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया। इतने सबूत ईडी के पास थे नहीं और ये मामला तो 8 साल पुराना है, इस पर मिट्टी डाल दी थी ईडी ने। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां उसे हराने जा रही है। वापस आते हैं अपने कार्यक्रम पर, राज्यसभा करण, और सीधे चलते हैं दिल्ली। देश के जाने माने संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। तकनीकी कारणों से उनका संपर्क टूट गया था। भदौरिया जी, मेरा ये एक बड़ा मौजूद सवाल है कि क्या इस तरीके की रणनीति से कांग्रेस पार्टी क्या 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएगी? मुझे तो थोड़ा संदेह लग रहा है। आपका सोचने का तरीका बड़ा है, दायरा बड़ा है और बहुत विशाल अनुभव है आपका। मैं आपके सवाल का जवाब दो तरीके से देना चाहूंगा जी। पहला ये कि कांग्रेस अभी भी अपने पुराने तौर तरीके, पुराने ढर्रे से नहीं निकल पाई है। उसका वो एक सेट फॉर्मूला है कि ब्राह्मण होना चाहिए, दलित होना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए। इन तीनों क्राइटेरिया को वो सेट करके टिकट बांटती है। तो इसी के तहत अभी आपने बार बार हमारे पैनलिस्ट ने भी सवाल उठाया, आपने भी सवाल उठाया है उसका। तो बिल्कुल मौजूद सवाल है कि हेमंत प्रतापगढ़ी को आप कहाँ से टिकट दे रहे हैं? महाराष्ट्र से टिकट दे रहे हैं, ठीक है, आप दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आपके सामने जो आसन्न चुनौती है वो कहाँ की है? वो छत्तीसगढ़ की है, राजस्थान की है, गुजरात की है। तो असली चुनौती तो वहां है, मध्य प्रदेश की है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक बिसात तक बिछानी होगी तो आप सबसे पहले तो जो इस साल चुनाव होने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, तो सबसे पहले तो आप उसमें एक अपना एक समीकरण साधेंगे। आपने वो एक मौका खो दिया। दूसरा, ये जब बिसात बिछाई जाती है राज्यसभा के उम्मीदवारों की, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ये लोकसभा चुनाव जो एक अगले चुनाव होने वाले इन राज्यों में विधानसभा और देश के हिसाब से लोकसभा, तो वो क्या 2024 के हिसाब से आप बिसात बिछा पा रहे हैं? अब इसमें एक अफसोस होता है कि नहीं बिछा पा रहे हैं। आप नहीं बिछा पाए, आप अपने तौर तरीके आप नहीं बदल पाए। आपका भी कहना बिल्कुल सही था कि आपने अपने केवल उन्हीं लोगों को वोट दिया जो एक परिक्रमा करते हैं। अब इसका सवाल, इसका एक दूसरा हिस्सा में, दूसरे पहलू में, दूसरे तरीके से मैं बात करना चाहूंगा। अभी जैसे हम कुछ अगर उनकी बात करें, जैसे
अगर आप रंजीत रंजन का ने ये बहुत अच्छे पुरजोर तरीके से उनकी वकालत करी, बिल्कुल सही है, पैरोकारी के लायक भी, तो आगे भी चलेंगे। दूसरा, अब इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे जयराम रमेश को टिकट देना सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता है। देखिए, राज्यसभा एक ऐसी चीज होती है कि राज्यसभा में बीजेपी को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कंटिन्यू करिए आलोक जी। थोड़ा इंटरप्ट हो रही लेकिन आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, तो अब राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं कि जो ये बोले। राज्यसभा का सदन एक अलग है, तो लोकसभा से बिल्कुल विपरीत इसका चरित्र होता है। इसमें होता है कि आप अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बिल पेश किए जाते हैं, क्या आप उन पर अपनी रख सकते हैं, क्या आपने उनका उतना अध्ययन किया है, ये राज्यसभा के लिए एक प्राइमरी शर्त होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से किसान बिल पास हो गया था, तो उसमें तो आपको जो बोलने का मौका भी नहीं दिया गया था, वो ध्वनिमत से पास हो गया था। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये सोचना कि राज्यसभा में आप केवल एक तार्किक तौर पर तो सही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये सही है। दूसरा, इसका एक और मैं पहलू कहूंगा, कांग्रेस का जो, अगर मैं इसके सारे समीकरणों के पीछे जो उम्मीदवार हैं या जिनकी शिकायतें, जैसे आनंद शर्मा की है, गुलाम नबी आजाद की है, पवन खेड़ा की है, नगमा की है, ऐसे तमाम लोगों और कुछ और भी हैं, इनकी अगर शिकायतों को भी अगर मद्देनजर अगर आप देखें, तो आपको एक चीज उभर कर आती है कि कांग्रेस का जो एक मौजूदा जो नेतृत्व है, घोषित भी कह लीजिए, राहुल गांधी वाला, ये एक पीढ़ीगत ट्रांसफर के लिए छटपटा रहा है। और इसके सामने मिसाल कुछ और नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो एक शैली है, उस कार्यशैली का ये अनुसरण करना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि संगठन इनके साथ में नहीं है। अब पीढ़ीगत बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, तमाम लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, उनको नहीं दिया। एक सवाल एक मैं और भी कहूंगा, पीढ़ीगत बदलाव में अगर आप ये देखा जाए तो हरियाणा से हमारे पास मनोहर लाल खट्टर अचानक से आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दूसरी बार भी केंद्र उनके भरपूर मजबूती के साथ उनके साथ में खड़ा होता है। महाराष्ट्र में देखिए, देवेंद्र फडणवीस है, चाहे वो नहीं बन पाए हो स्थायी तौर पर, लेकिन चंद घंटों के लिए तो उनको मुख्यमंत्री हो गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि केंद्र की जो भाजपा का जो आला कमान है, वो पूरी मजबूती के साथ अपने उनको साध। अभी भी देखिए ताजा समीकरण क्या है। अगर आपने राजस्थान की बात करी, घनश्याम तिवारी, ये वसुंधरा राजे के दुर्विरोधी माने जाते हैं, जिनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने हाथ रखा। दूसरा, एक राधा मोहन अग्रवाल है, ये भी आप ये मान करके चलिए कि ये योगी विरोधी ये माने जाते हैं। ये एक राजनीतिक जो एक कॉरिडोर है, उसमें ये चीज मानी जाती है कि उनके विरोधी हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हाथ रखा गया। लेकिन केवल रखा गया, पूरा समर्थन दिया गया और भरपूर समर्थन देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, इनको कोई समर्थन नहीं, खत्म। पायलट के लिए ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आलोक जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को रखने की कोशिश की और ये बताया कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व भी एक पीढ़ी परिवर्तन वो चाहता है, लेकिन वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहा। वो अभी असमंजस में है नेतृत्व कि जब वो गिर जाता है तो सोचता चलो भाई ये डाइट कोक वालों को ही दे दो, ये पिक्चर तो दिखाते रहेंगे कम से कम। बिलाल साहब आ रहे हैं, आपको राघवेंद्र जी को शामिल कर लें, आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। राघवेंद्र जी, जो उत्तर प्रदेश के समीकरण जो साधे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो आप किस दृष्टि से देखते हैं? जैसे संगीता यादव, आपसे ही चर्चा हो रही तो आप बता रहे हैं कि वो यादव हैं, संगीता यादव माइका यादवों में है और शादी मौर्यों में की है, दो बिरादरियों को उन्होंने साध लिया। राघवेंद्र जी, आप अनम्यूट करिए। राघवेंद्र जी, आप अपने फोन को अनम्यूट करिए। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, उनका जो पुत्र है वो वहां से विधायक लड़ा, श्रवण निषाद जी,
तो इसलिए संगीता निषाद को मैं समझ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का एक रास्ता बनाया, लेकिन ये निश्चित तौर पर है दुर्गेंद्र जी, जैसे अर्पणा यादव की चर्चा हमेशा आप सुर्खियों में रखे, बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं कि मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे जौन सी सदन हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज को, जिसमें क्षत्रिय समाज भी आता है, 18% है, डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोग, चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग, बहुत अनुभवी परिपक्व लोगों को काफी समय से राजनीति से एक तरीके से हटा करके, अरे भैया दर्शना सिंह को दे तो दिया है, अब कितने ठाकुरों को टिकट दिलवा दोगे आप? मेरा मकसद दर्शना सिंह को दे तो दिया राघवेंद्र भाई। इसलिए कह रहे हैं आपसे, क्योंकि अन्य राज्यों में जो चुनाव है जी, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, हिमाचल की बात करी अभी भदौरिया साहब ने, जी, हिमाचल में हमारा 80% मतदान क्षत्रियों का वहां मत जो होता है, जब जातिगत आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं और दर्शना जी को जो दिया गया, आप देख रहे हैं स्थितियां, कमलावती सिंह जी का भी बनता था, अधिकार जो है कैसे हो रहा कि अंधा बांटे रेवड़ी आपन आपन दे। नहीं, ये दूसरा नजरिया है। हम तो अभी आ रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने संतुलन साधा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं, संतुलन साधा कि नहीं साधा, ये बताइए। नहीं, संतुलन इसलिए हम नहीं साधना आप मानते हैं कि इसमें सिर्फ आपने जो बात कही है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने के साथ साथ परिक्रमा करने वालों की ज्यादा उसमें भागीदारी हो रही है, क्योंकि अगर जाति समीकरण के आधार पर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी जो समाज बड़ी संख्या में है, केवल एक कैबिनेट मंत्री बनाया क्षत्रियों में। आप आंकड़ा मान के चलिए, क्या केवल एक की आवश्यकता थी? पिछली सरकारों में आप देख लीजिए कितने कितने कैबिनेट मंत्री होते थे। ठीक बात है, वो देखिए पार्टियां अपने अपने हिसाब से मानती, भाई अब आपको मुख्यमंत्री दे दिया, वो मानते हैं कि संत भी हैं और संतरी भी हैं, तो ये क्षत्रिय समाज वो मानता है, वो सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर चुके हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। बिलाल साहब के पास आते हैं, राघवेंद्र भाई, बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपने देखा होगा कि पिछले समय कि देश के अंदर कितना बड़ा एक किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ, और उस आंदोलन की वजह से जो 5 राज्य के चुनाव हुए उसमें जो परफॉर्मेंस रही खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ा उसे लाभ मिला। तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जो राज्यसभा दी गई है कांग्रेस की तरफ से, इसमें कहीं ना कहीं किसान नेताओं का भी एक प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए था? एक इतनी बड़ी आप राजनीति कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे थे, और देश के अंदर ये किसान आंदोलन ने सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। भाई आप महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाते और कहते आपको मैं महाराष्ट्र से भेज रही हूँ, ये कर्नाटक से भेज रही हूँ। यही महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं राकेश टिकैत, उनको बुलाते आप और कहते कि मैं भेज रही हूँ, क्या हो जाता? एक डाइट को पहुंचाने वाला कम हो जाता ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो जाता? यही मेरा पॉइंट है। तरह से उनका सरकार ने उत्पीड़न, उनकी आवाज राज्यसभा में पहुंचनी चाहिए थी। उसमें आपके नेता बात करते राकेश टिकैत से, और किस तरह से वो आज भी हर जगह जाके मीटिंगें कर रहे हैं, किसानों को लामबंद कर रहे हैं, अपने किसानों के अंदर जो नीतिगत पॉलिसीज है उसको लेकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि उसका एक रास्ता भी हो सकता था बिलाल साहब, जैसे कपिल सिब्बल निर्दलीय चले गए, अगर राकेश टिकैत राजी नहीं होते तो कहते भाई आप निर्दलीय जाओ, किसानों की आवाज रखो, कांग्रेस आपका समर्थन करेगी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया। चूंकि हमारे जो पैनल पर मौजूद लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब समय बहुत ओवर हो रहा है और विषय बहुत बड़ा है, इसलिए माफ़ी के साथ आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार कि आप सब ने हमें समय दिया। दिल्ली में तमाम स्थितियां, आंधी पानी आया, बड़ी दिक्कतें हुई, आंधी पानी आ गया है, दिक्कतें हुई, उसके बाद भी हमारे मेहमान चाहे आलोक जी हों या बिलाल साहब हों, ये लोग सब जुड़े, और जाहिर सी बात है कि देश के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारे पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ये पीछे नहीं हटते हैं। अब हम बात करेंगे सिद्धू मूसावाले की। सिद्धू मूसावाला अब एक इतिहास बन गए, इतिहास के पन्नों में, और दुखद इतिहास। ऐसा नहीं है, एक 18 साल से का लड़का
धीरे धीरे करके अपने को 10 साल में ग्रो करता है और वो शुभदीप सिंह से सिद्धू मूसावाला बन जाता है। इनकी एक कहानी है। ये अपने स्कूल के दिनों में इनके स्कूल में एक कंसर्ट हो रहा था और जो एंकर थे उन्होंने इनको अपने पास बुलाया और इनका नाम पूछा तो बड़े धीरे से ये नाम बोले। तो फिर उन्होंने दोबारा कहा कि भाई आप नाम बताइए। उन्होंने कहा शुभदीप सिंह सिद्धू। तो कहा गाना गा सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गा सकता हूँ। वो जो माइक एंकर ने उनको थमाया स्कूल के कार्यक्रम में, उसके बाद शुभदीप सिंह सिद्धू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूसावाला उनका गांव है मानसा जिले में और उनकी मां वहां से सरपंच हैं। एक ऐसा युवा जिसने रैप और पंजाबी संगीत और देश विदेश में जाकर अपना नाम कमाया। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के नाम से देश दुनिया में विख्यात हुआ। राजनीति में भी हुआ है। पिछला चुनाव वो मानसा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े लेकिन सफल नहीं हुए। एक राजनीतिक परिवार से भी है तो जाहिर सी बात उनकी इच्छा जरूर रही होगी कि वो राजनीति में सफल हुए। कल देर शाम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी गई। अब जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। पंजाब की सरकार अपने तरीके से चीज़ों को रख रही है, डिफेंड कर रही है। वहाँ के डीजीपी डिफेंड कर रहे हैं कि भाई उनके केवल 2 गनर हटाए गए थे, 2 कमांडो उनके पास हैं और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं गए। अंततः सिद्धू मूसावाले की जान गई और विपक्ष जो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, विपक्ष इस बात पर लगातार हमले कर रहा है कि अगर जिस तरीके से मान की सरकार ने वीआई जो लोग वहाँ के नेता या प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा हटाकर बड़े बड़े इश्तिहार दिलवा रही है या पब्लिक डोमेन में डाल दे रही, इससे लोगों की प्राण खतरे में पड़ गए हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप देख सकते हैं कैसे वो सिद्धू मूसावाला जिस समय उनकी हत्या हुई उससे थोड़ी देर पहले का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं वो थार गाड़ी में आगे सवार हैं और पीछे हाँ ये थार गाड़ी में वो खुद सवार हैं और ये दृश्य थोड़ी देर पहले का वहाँ सीसीटीवी में कैद हुआ। उसके बाद उनकी गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। कोई बता रहा है कि रूसी राइफल से हत्या की गई, कोई कुछ बता रहा है। जितने में उतनी बातें हैं लेकिन बहुत सारी गोलियां वहाँ चली और ये थार गाड़ी है मुझे लग रहा है जिस पर सिद्धू मूसावाला सवार थे। उसके पीछे बोलेरो ने उनका पीछा किया, 2-3 और गाड़ियों स्विफ्ट डिजायर है वो घेर के उनको मौत के घाट उतार दिया। अब जितने मुंह उतनी थ्योरी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई जेल में तिहाड़ में बंद गैंगस्टर बिश्नोई की बात कर रहा है कि भाई उसने वहाँ से हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई, अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई छात्र नेता था, बाद में गैंगस्टर कैसे बन गया देखते ही देखते, ये भी एक अलग कहानी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और 1-2 गैंग का नाम सामने आया है। कहीं फिरौती वसूलना या इस तरह की रंगदारी वसूलने का मामला पूरा आया है। गोल्डी बरार ने भी जिम्मेदारी ली थी। तरह तरह की थ्योरियां चल रही हैं लेकिन इस तरीके की जो किलिंग है ये अपने आप में पंजाब के लिए एक खतरनाक संकेत दे रही है। अगर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इस तरह की चीज़ें अगर तुरंत बंद नहीं की गई तो पंजाब में इस तरह की चीज़ें बढ़ सकती हैं। क्योंकि पंजाब भारत पाक सीमा से लगा राज्य है तो वहाँ इसके सहारे गैंगस्टर के सहारे आतंकवाद भी वहाँ फिर से वापस आ सकता है। ये चिंता है हम सबकी। गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली, वो ट्वीट है, बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। कुछ बयानात आपको सुनाते हैं और फिर एक और महत्वपूर्ण खबर बताएंगे कि जो सिद्धू की हत्या में शामिल गाड़ियां देहरादून में मिली हैं। तरीके के हालात हैं। एक बेटा वो चला गया, अब उसकी माँ को तो पता नहीं है कि मेरा बेटा चला गया है। माँ तो सोच रही है कि शायद मेरा बेटा के कहीं चोट लगी है, पाँव में गोली लगी है, लेकिन बाप को इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा चला गया। 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से
सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। मैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली, किस बना पर ली, क्यों ली। पहले भी 40-45 लोगों की 2 महीनों के अंदर जान जा चुकी है। कबड्डी प्लेयर, दिन दहाड़े लोग गोलियां मार रहे हैं। बहुत सारे पहलू पे हमारी डिफरेंट टीम्स में वर्क किया है, कई अहम लीड्स आई हैं, कुछ लोग राउंड अप किए गए हैं और भी चीज़ें निकल रही हैं, कॉन्स्पिरेंसी किस तरह से रची गई है, काफ़ी चीज़ें आई हैं, बट वी विल शेयर द डिटेल्स वंस सारी चीज़ें हमारे पूरे क्लियर आ जाए हमारे पास। सर गैंगस्टर का एंगल सामने आ रहा है, तो उस मामले में कोई अभी तक कार्रवाई हुई? मैंने आपको बताया गैंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन थे, क्या प्रोसेस था, कौन रैकी थी, किसने हिटमैन थे, वो सारा चीज़ हम लोग अनरेवल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग चीज़ें आपके सामने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और पंजाब में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जा रहा है। वो मुझे लगता है कि पंजाब के हित में नहीं है और राष्ट्र के हित में भी नहीं, जिस प्रकार से घटना घटित वहां पर हो रही है। इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है और खासतौर से उनकी सिक्योरिटी एक दिन पहले विड्रॉ करना और दूसरे दिन उनकी हत्या होना, तो एक सिक्योरिटी देने का या वापिस लेने का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, एक किया होता है। उसमें एक कमेटी जो है वो रिव्यू करती है कि सिक्योरिटी थ्रेट कितना किस आदमी को है, उसके आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है। एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक निर्णय लिया गया कि बिशप को वापस लेना था, सिर्फ खबर बनाने के लिए और खूब अपने अखबार में खबर छापने के लिए, और इस तरह से उन्होंने एक प्रयत्न किया है और ऐसे में ही घटना घटित हुई। और जो कल घटना घटित हुई है ये चिंता का विषय है। अभी 2 महीने की सरकार में ही लोगों के हाथ में AK-47 का आ जाना ये चिंता का विषय है, पंजाब के लिए नहीं और पूरे देश के लिए है। तरीके के हालात हैं। जयराम ठाकुर को आपने सुना, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाई अभी 2 महीने की सरकार है और लोगों के हाथ में AK-47 जैसे हथियार आ गए हैं। वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है और वो कह रहे हैं कि भाई बहुत दुखद है सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी के बाद उनकी हत्या करना। ये शख्स जो हैं ये पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं राजा बरार, वो कह रहे हैं कि भाई अभी उनके माँ को पता ही नहीं कि उनका बेटा मर गया, वो लग रहा है कि उनको पैर में गोली लगी हुई है। तो ये बड़ा दुखद और बड़ा ही सनसनीखेज मामला है और देश में इस तरीके की ये पॉलिटिकल मर्डर भी है और एक कलाकार का भी मर्डर है, एक नेता का भी मर्डर है। तो ये बड़ा सनसनीखेज है और ये ना जाने क्यों मुझे बड़े डरावने संकेत दे रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं और देहरादून से हमारे सहयोगी दानिश अली भी जुड़े हुए हैं। देहरादून में दानिश अली किस तरीके की बरामदगी हुई और उसका सिद्धू मूसेवाले की हत्या से क्या ताल्लुक है, क्या उसका सरोकार है? जी बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि पंजाब STF के द्वारा इनपुट मिले थे कि उत्तराखंड में जो कल जो घटना ये मनसा में घटी है वो उसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो उत्तराखंड में आ सकते हैं और उत्तराखंड में वो दाखिल हो सकते हैं और वहाँ से जो तमाम जो ठहरने का काम भी कर सकते हैं। उसको लेकर जो उत्तराखंड STF और उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पटेल नगर थाना जो राजधानी देहरादून के अंतर्गत आता है उसकी जो एक नया गाँव चौकी पड़ती है, उस चौकी के अंतर्गत ये पूरा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो उत्तराखंड जो STF है और उत्तराखंड पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस अभियान के तहत पंजाब की 2 गाड़ियां जो है बरामद की गई हैं, जिनमें 6 लोग जो है उसमें बरामद किए गए हैं जो संदिग्ध माने जा रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उन 6 जो अज्ञात युवक थे उन युवकों में एक जो संदिग्ध है वो हत्या में शामिल हो सकता है। इस तरह के जो इनपुट हैं वो सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं और जो पंजाब STF को इत्तला कर दी गई थी। दोपहर 2 बजे की ये घटना है और तभी से लेकर शाम 5 बजे के करीब दानिश जो गाड़ियां बरामद हुई हैं क्या उनका कत्ल में, सिद्धू मूसेवाले की कत्ल में इस्तेमाल किया गया है? इसके पुख्ता जानकारी है आपके पास? अभी जो है ऑफिशियल इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से ही खबरें आ रही हैं कि जो ये गाड़ियां थी वो इस कत्ल में शामिल नहीं थी, लेकिन इनके जो बीच में जो व्यक्ति था, एक जो संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति था, उस कत्ल में शामिल होने की ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक व्यक्ति उनमें जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो 5 जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पंजाब जो STF है वो देहरादून पहुंच चुकी थी और शाम 5 बजे के करीब जो है उन सभी आरोपियों को लेकर जो संदिग्ध हैं उन्हें लेकर
पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है और वहां पर उनके साथ पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अभी ऑफिशियल इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, जो चाहे वो उत्तराखंड एसटीएफ की तरफ से हो या उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया। जी दुर्गेंद्र जी, बहुत शुक्रिया दानिश। नज़र बनाए रखिए, बड़ा अहम मसला है। एक पॉलिटिकल व्यक्ति, एक राजनेता, एक युवा राजनेता और एक बहुत बड़ा गायक, इस दुनिया में अपने आप में एक मुकाम रखने वाले सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर चारों तरफ दुख और रंजो गम का माहौल है। हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या पंजाब में क्या चल रहा है, वहाँ किस तरीके से राजनीतिक लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और वास्तव में अब तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सिद्धू मूसेवाले की हत्या की मूल वजह क्या निकल कर आई है? क्योंकि तरह तरह की बातें हैं, कोई ट्विटर पर जिम्मेदारी ले लेता है, ये तो बड़ा अजीब मसला है। जैसे आतंकवादी कोई घटना होती है, उसमें कोई अमेरिका में बैठा या कहीं कोई तालिबान के पास बैठा आतंकवादी गुट ट्वीट करके वो जिम्मेदारी ले लेता है। ये क्या मसला है? क्या पंजाब में गैंगस्टर इतना ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत हैं? क्या पंजाब के लिए कोई खतरे की घंटी जैसी आप महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें, खासकर बात करें कल जो घटनाक्रम पंजाब के अंदर हुआ है, जो जोहर के गांव के अंदर, और एक मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला का हत्या होती है और लगभग 30 से ज्यादा राउंड जो फायरिंग उसके होती है, तो कहीं ना कहीं जो बात करें घटना की, तो हर सिंगर हो चाहे जो जिनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है, हर किसी को अपना डर सताया हुआ है। डर क्या है क्या नहीं, ये तो सरकार इसकी तय करेगी आखिर वाकई में सच है या गलत है। परंतु बात सिद्धू मूसेवाला की जाए तो कहीं ना कहीं इसकी बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ी जा रही है। एक विक्की मेदू खेड़ा का एक कत्ल होता है मोहाली के अंदर, उसके कहीं ना कहीं रोल आता है सिद्धू मूसेवाला का, उसके तार सिद्धू मूसेवाला से जुड़े होते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का वो एक मेंबर होता है मिद्दू खेड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर जो चर्चा चल रही, जो सूत्र कहते हैं कि मिद्दू खेड़ा की कत्ल की जो गुत्थी थी वो सिद्धू मूसेवाला के पास जाती थी, और सिद्धू मूसेवाला का विनोद जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपने ये संयोजन जैसा सी संधि संयोजन गैंगस्टर के बीच का आपने समझाने की कोशिश की। क्या पंजाब की सरकार इस तरीके का कोई विचार कर रही है? जिन लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई, क्या उनकी सिक्योरिटी लौटाने पर कोई बातचीत हो रही? क्या अंदर कोई चर्चा सरकार के अंदर हो रही है? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, खुद कल सीएम भगवंत मान ने इस पर आदेश किए, जो रिव्यू कमेटी है जिन्होंने इनके आदेश सिक्योरिटी छटने की बात करी थी कि सिक्योरिटी वापस ली जाए या इनसे कम की जाए, उनको आदेश दिए कि आखिर किस वजह से छटनी की गई है और किस आधार पर की है, उनसे जवाब तलब किया गया है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो रिव्यू कमेटी द्वारा से इनको विचार करेगी और दिखाएगी, वजह बताएगी इनसे किस वजह से सिक्योरिटी वापस ली और किस वजह से नहीं। बहुत शुक्रिया विनोद गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता ने बताया कि सरकार में मंथन और चिंतन चल रहा है। सरकार मंथन कर रही है और इस बात पर मंथन कर रही है कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी किस बिना पर लोगों ने सिफारिश की, या केवल ये नहीं कि भाई इशारा हुआ और झोंक के सबकी वापस ले ली। ये भी बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन अब अधिकारी अपनी गर्दन बचाने में लगेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई घटना हो जाती है ना, तो अधिकारी अपनी गर्दन बचाते हैं। इस मामले में भी मुझे पूरी आशंका है कि ऐसा ही अधिकारी वहाँ के करेंगे। हालांकि सरकार एक बार जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई है उन पर पुनर्विचार करे, और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की, और हम सब हिंदी पत्रकारिता की ही खाते हैं। भारत में हिंदी पत्रकारिता के जनक जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले की 37 नंबर गली से हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड, जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो बार बार ये बताया जाता था कि भाई बताओ पहला हिंदी का अखबार कौन, हम लोग हाथ खड़े कर कहते थे उदंत मार्तंड। इसका शाब्दिक अर्थ तो उगता सूरज था, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण इसका भावार्थ था। हालांकि आर्थिक संकट के कारण शुक्ल जी मात्र 79 अंक ही निकालने के बाद ये लिखना पड़ा उन्हें कि आज दिवस लो
उग चुक्यो मारतंड उदंत, अस्ताचल को जात, दिन कर दिन अब अंत। भारत के हिंदी पत्रकारिता के जनक जुगल किशोर सिकुल ने जब ये अखबार निकाला था तो शायद उन्होंने कल्पना की होगी या उनके मन में जरूर रहा होगा कि हिंदी पत्रकारिता की लौ किस तरीके से आगे जलती रहेगी। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि बहुत सारे परिवार लोग, हमारे जैसे तमाम लाखों पत्रकार हिंदी, माँ हिंदी की सेवा करके या उनकी बदौलत रोटी खाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। ये केवल हिंदी की ताकत है। और इस देश में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता का तंबू उखाड़ दिया। ये बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं। अब जो भी मीडिया हाउस है, बड़े बड़े अंग्रेजी के मीडिया हाउस जो देश की दिशा और दशा तय करते थे, उनको हिंदी संस्करण निकालने पड़ रहे हैं। बहुत सारे अखबार जिन्होंने अपने हिंदी संस्करण बंद कर दिए थे, उसको दोयम दर्जे की भाषा मानते थे, अंग्रेजी के अखबार और चैनल लगातार धड़ाधड़ खोले जा रहे थे, उनको समझ में आ गया कि बिना हिंदी के काम नहीं चलेगा। जितने भी देश में चर्चित चैनल जो देश की दिशा दशा तय करते हैं वो हिंदी के हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदी की इतनी उन्नति हुई। लोग कहते हैं ना कि अगर जिस भाषा को रोजगार से जोड़ दिया जाए उस भाषा का प्रसार प्रचार बहुत हो जाता है। अंग्रेजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में है। लेकिन हिंदी को भी जब रोजगार से हिंदी जुड़ी तो आज हिंदी का उफान, हिंदी का जलवा हम सब देख रहे हैं और हिंदी को हम बारंबार नमन करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात चलते चलते की करते हैं और चलते चलते में कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर कश्मीर के बारामूला की है, जहां 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर शहादत देने वाला देश का सपूत मुदस्सिर अहमद कुछ दिन पहले आतंकवादियों के हाथ मारा गया, शहीद हो गया। अपनी शहादत से ठीक 2-3 दिन पहले मुदस्सिर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। लाखों सलाम अपने वतन पर मर मिटने की इस जज्बे को सलाम। हम मुदस्सिर के जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।